नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज मेहमान जो जुड़े हैं तिजेंद्र ठाकुर जी हैं, जो सह संस्थापक हैं, महासचिव हैं हिमाचल देव सेना के। तिजेंद्र ठाकुर जी एटीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें एटीवी पे बुलाया। इसके लिए एटीवी का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो लगातार जो है बाढ़ आती है हर साल, सरकार भी मदद करती है, बहुत सारे संगठन जी। भी आते हैं, लेकिन इस बार हिमाचल देव सेना का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वह लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। अभी तक 356 से 357 करोड़ के आसपास अनुमानित इतना नुकसान हो चुका है। 34 लोग जो है लापता हो चुके हैं, जो वहाँ के जी। मंडी, कुल्लू और सिरमौर जैसे क्षेत्रों में भारी नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो भी मदद की जा रही बहुत ही सीमित है, उससे लोग संतुष्ट भी नहीं हैं। ऐसे में हिमाचल देव सेना जो है वह देवदूत बनकर के लोगों के लिए मसीहा बनकर के एक तरह से काम कर रही है और लोग जो है वहाँ सराहना भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ठाकुर साहब ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपको लगा कि अब हिमाचल देव सेना को आगे आना चाहिए बाढ़ पीड़ितों के लिए? क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जो वोट के समय अक्सर याद करती हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो अपने काम के समय याद करते हैं हिमाचल के लोगों को। लेकिन हिमाचल के लोगों की मदद करनी चाहिए ऐसा कब आपके मन में आया? क्योंकि संगठन तो बहुत सारे हैं और अगर सभी थोड़ा-थोड़ा जी। हाथ बटाएँ आपकी तरह तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जी। जी सर। वैसे सर शुरुआत हमने 2015 में ही कर ली थी। हिमाचल देव सेना के जो संस्थापक है मुनीश वत्स जी, वो मुझसे मिले, फिर हमने मिलके फिर इसका जो पंजीकरण है हिमाचल देव सेना का 2018 में किया। तो ये जुनून हम में पहले से ही था कि हमने किसी तरह हेल्प करनी है और हम तो कुछ नहीं कर सकते थे जब तक हम कोई संस्था ना बना ले। कहते हैं ना कि एकता में ही बल है। हमें लोगों को जोड़ना था। 2018 के बाद फिर कोविड आया। कोविड में हम उतना कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो हिमाचल में एक नया दौर आया बाढ़ का। ऐसे बाढ़ हम सुनते थे कि बार बाढ़ आती थी मैदानी क्षेत्रों में। हिमाचल में कोविड के बाद बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया यहाँ पे जो अभी तक लोग नहीं भूल पा रहे हैं। कहाँ से भूलेंगे? हर साल उतने में नई बरसात आ जाती है, कई जाने इसमें चली जाती है। सरकार भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और विपक्ष भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस समय हिमाचल में ऐसा है कि राजनीति खत्म हो चुकी है, सभी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और जो संस्था है, हमारा तो काम ही है लोगों की सेवा करना, तो हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी। हिमाचल में जो बादल फटने की जो घटनाएँ हैं, वो 16वाँ स्थान है मंडी का। तो ये लगातार जो बादल फट रहे हैं इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी आपदा है, इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में मानते हैं या मानते हैं कहीं न कहीं ये इंसानों की भी लापरवाही है कहीं न कहीं? जी। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इंसानों की भी लापरवाही है, पेड़ों का अत्यधिक कटान हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो विकास जो हो रहा है और एकदम से जो विकास हो रहा है, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं जो ये डिज़ास्टर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ये भी कहीं न कहीं उसका कारण है क्योंकि अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो रही है और यहाँ पे कोई 4 लाइन बन रहे हैं। हर जगह के लिए पहले ऐसा होता था कि किसी गाँव के लिए रोड होता था। आज की डेट में आप हिमाचल आएँगे तो हर घर के लिए रोड बना है। अगर 100 घर है तो 100 लिंक लिंक रोड आपको मिलेंगे। तो उसके लिए पेड़ों का भी कटान होगा और भूमि का भी कटान होगा। तो बरसात में फिर कहर तो दिखेगा ही। भाजपा की एक सांसद हैं, जो अभिनेत्री थी, उसके बाद में अभी नेत्री हैं, सब जानते हैं। अभी जी। उनका एक हालिया जो वीडियो आया है, उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर तंज भी कस रहे हैं, उनको बोल भी रहे हैं कि अब आप जो है राजनीति के लायक नहीं हैं, आपको दर्द नहीं मालूम है। अगर पहाड़ियों का दर्द आपको इतना ही पता होता, तो आप मज़ाक नहीं बनाती। एक व्यक्ति का घर गिर जाता है और आप हँसती हैं, आप कहती हैं हमारे हाथ में कैबिनेट थोड़ी है। मतलब कि यदि आपके जब हाथ में हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन लोग सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं सांसद हूँ, आपकी सांसद हूँ, चाहे कैबिनेट से छीनना पड़े या राष्ट्रपति तक जाना पड़े, मैं आपके लिए जाऊँगी। बयान तो ये होना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ एक यूट्यूबर आकर के उनकी मदद करता है, उनके परिवार के लिए पैसे जोड़ता है। कैसे देखते हैं एक राजनेता में और एक समाज सेवी में कि वोट माँगने तक ही राजनीति क्या सीमित रह गई है और क्या ऐसे बयान, उससे क्या पहाड़ आहत नहीं होता है? क्या हिमाचल आहत नहीं होता है? जी। जी, आपने सही क्वेश्चन किया। ये थोड़ा राजनीति से भी है और डिजास्टर को मद्देनजर रखते हुए मैं इसका आपको जवाब भी देना चाहूंगा।
हाल ही में आपने देखा होगा कि ब्लॉगर यूट्यूब ने यहाँ सियांज में, जिला कुल्लू का एक क्षेत्र पड़ता है सियांज, सबसे पहले हिमाचल में वहां बाढ़ आई थी। तो वहां का एक ब्लॉगर है, उसने 7.5 लाख रुपए की मदद की उस परिवार की जिन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को खोया, बाप को खोया। तो उन्होंने वहां पे 7.5 लाख की उनकी मदद की, लोगों से पैसा इकट्ठा किया। वो सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम उन लोगों का करना चाहते हैं जो हमें भी डोनेट करते हैं, ऐसे ब्लॉगर को डोनेट करते हैं, सरकार को डोनेट करते हैं। हम सभी जितने भी डोनेटर हैं सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जहां तक सांसद की बात रही, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो क्या करना चाहते हैं ऐसा नहीं है, काम करते हैं वो। इस समय उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, उनका बयान हिमाचल में ही नहीं इसमें पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर आप हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो बखूबी उनका जो बयान है पूरे हिमाचल नहीं, पूरे देश में ही इस टाइम चर्चा का विषय बन चुका है। जी। ऐसा नहीं है, मदद वो करते हैं, बहुत बढ़िया वो काम करते हैं। हर एक जगह पे जहां भी डिजास्टर हुआ, अभी नहीं पिछली साल भी हुआ, तो वहां का भी उन्होंने दौरा किया है। जी। केंद्र ने 2006 करोड़ रुपए दिए, समय से दिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं। ऐसे में क्या राज्य सरकार को मिलकर के, और केंद्र सरकार का जो पैसा है वो इतना देर कैसे पहुंचता है? किसी व्यक्ति के पास यदि खाने को नहीं है तो यदि उसको समय से 2 दिन 4 दिन में पैसा मिल जाएगा तो सही रहेगा, लेकिन पैसा मिलने में लोगों को सालों लग जाते हैं। उनको दौड़ना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है और वो पैसा भी पूरा नहीं मिल पाता है। मान लीजिए ऊपर से अगर यदि 100 रुपया एक व्यक्ति के लिए आता है बाढ़ पीड़ित के लिए, तो उसके हाथ में आज भी 10 रुपए ही पहुंच पाता है। 90 रुपए कहाँ जाता है? और वो अभी इतनी लेट आता है, इतनी देर में आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 10% 12% पर ब्याज पर पैसा लिया हुआ होता है तो उससे ज्यादा तो ब्याज हो जाता है, व्यक्ति को चुकाना मुश्किल हो जाता है। सरकार मदद के नाम पर जो चीजें कर रही है, क्या उसमें जो लापरवाही हो रही है, जो देरी हो रही है, क्या उसके लिए इन अधिकारियों को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए? जी। सही पोस्टा आता है। थोड़ा सा जो हमारी प्रदेश सरकार है वो थोड़ा सा डिले करती है, क्योंकि सर यहाँ पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहाड़ का जो एरिया है, कई जगह नेटवर्क नहीं है, वहां पे रोड पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी जो थुनाग एरिया कटा हुआ है वो कट ऑफ हो चुका है, वहां पे पैदल लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से ना ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब करके सरकार को टाइम लगता है कि वहां तक प्रॉपर जो जिसका नुकसान हुआ है उसको मदद पहुंचाना, उसको पहले वेरीफाई करना, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसे डलवाना, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। और जी। सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे कि जो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इसको थोड़ा फास्ट करें। आपने सही कहा कि तब तक तो उनको लोगों का देना ही बहुत ज्यादा हो जाता है, जितना पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा तो देना हो जाता है। जी। जो जो लोग खनन प्रभावित हुए हुआ हैं है, उनको जल्द से जल्द राहत जी, जो पहुंचे। बालू बालू का खनन है, मिट्टी का खनन है, पेड़ों का कटान है, लगातार हो रहा है। कड़े कानून है, जी इसके जी बावजूद भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं सियासत और राजनीतिक लोग उसको फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, लाभ भी पहुँचाते हैं। अगर यदि दिन में नहीं निकल पाएगा, तेजेंद्र ठाकुर जैसे लोग यदि दिन में समाज सेवी बनकर के अगर पहरा लगाएँगे, तो रात के 12 बजे निकाल लेंगे। तो ये जो राजनीति है, क्या आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? आए दिन लगातार जो खनन तेज़ी से हो रहा है, इससे आने वाले समय में और भी भुगतना पड़ेगा हिमाचल को। क्या अब सख्त और कड़ा कानून नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल बैन हो जाए सीधा कुछ दिनों के लिए? क्योंकि बाढ़ की जो हालत है वो आपने 2018 के बाद में देखी है कि लगातार हिमाचल को जूझना पड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है हर साल। जी। जी जी जी। ये कहीं ना कहीं हम इसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे, जो हम नेचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो जबरदस्ती कटान किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हम इसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील रहेगी कि आप कड़े से कड़े कानून लेके आए। जो देखते होंगे आपकी जो पावर चेन या शरीहाम मार्केट में बिकती है, तो उन पे थोड़ा सा पाबंदी लगाएं। हम ये चाहते हैं कि सरकार या हम लोग आम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक सरकार फैसला नहीं ले। अगर जी। पावर चेन जो आती है, हर घर में पावर चेन देखने को मिलेगी। अगर हर घर में पावर चेन है तो पेड़ का कटान तो होगा ही। पावर चेन कोई घर बनाने के लिए तो होती नहीं है, पावर चेन तो पेड़ ही काटेगी ना। जी। वैसे हिमाचल में बना भी है, उसका सख्त कानून है, लाइसेंस होल्डर ही पावर चेन रख सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और सख्त उस कानून को किया जाए। पालन नहीं हो पाता है, ये वजह सबसे बड़ी होती है।
जी, जी, एक जी, जी। सवाल और है कि जो नदियों में लोग घर बना लेते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर जो बाढ़ पीड़ित इलाका है या जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है, ऐसी जगहों पर नक्शे पास हो जाते हैं, ऐसी जगहों पर घर बन जाते हैं। जैसे पिछली बार जब एक होटल गिरा था, तो आपको याद होगा कि उस होटल का नक्शा जो है वो पास किया गया था और वो नदी में बना हुआ था। और जब बाढ़ आई तो जी, वो गिर गया। तो क्या इस तरह जी, के जी। जो बिना जाँच पड़ताल किए हुए अधिकारी मैप पास कर देते हैं, नक्शा पास कर देते हैं, वहाँ पर विकास का कार्य भी शुरू हो जाता है, मार्केट बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पुराने गाँव हैं, वहाँ तक तो बाढ़ नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जो पूर्वज शायद हाँ हिमाचल जी। में रहे, उन्होंने बहुत सही जगह जी, गाँव जी। बसाए। लेकिन जो अब नई मार्केट आ रही है, क्या अब ये नहीं देख रही है कि कहीं भी शुरू हो जाते हैं और कहीं जगह देखी सस्ती है और वहाँ मकान डालना शुरू? अधिकारी भी अनुमति दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। वो बताते ही नहीं कि यह बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकती है और यहाँ पर आपके लिए बनाना ठीक नहीं रहेगा। जी। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे हमने सुना है कि हमारे गाँव के साथ एक और गाँव हुआ करता था देवरी, जो आजकल पंचायत भी बन चुकी है। तो एक समय वहाँ पे 18 परिवार रहते थे। तो वैसी ही बाढ़ आई थी, पूरा का पूरा गाँव तबाह हो गया था। लेकिन ये बात है आज से 200 साल पहले की। 200 से भी ज्यादा होंगे। लेकिन जो अभी 200 साल के जो बीच का जो रिकॉर्ड है, वो उन नदी नालों का बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे कभी भी बाढ़ नहीं आती। तभी लोगों ने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया। जो हमारी जनरेशन है, हमारे से पहले की जो पीढ़ी थी, लेकिन लगता कि उस ऐसा नदी नाले के आसपास कंस्ट्रक्शन करेगा। हिमाचल में नदी नाला नहीं, सब कोई भी जगह सेफ नहीं है आज की डेट में। जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, जी सर। जी। इस समय हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आशा करते हैं आप युवाओं से? क्या आशा करते हैं आप सरकार से? क्योंकि आपका ट्रस्ट तो लगातार मदद कर ही रहा है। ऐसे में और जो लोगों ने मदद माँगी होगी, जो शायद ट्रस्ट के लिए संभव नहीं रही जी, होगी, जी। तो वो किस प्रकार की सहायता रही होगी, जो लोगों के द्वारा जो है आपसे कहा भी गया होगा कि हमें जो आप राशन दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इससे ज़्यादा भी हमें मदद चाहिए। वो क्या मदद हो सकती है जो सरकार को आगे बढ़ कर के आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? जी। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए जितना जल्दी हो सके, ताकि उनको किसी से ब्याज ना लेना पड़े। बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, लोगों के पूरे घर चले गए हैं। जो थुनाग की आप बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी मार्केट खत्म हो गई है। लगभग 50 लाख एक बंदे का वहां पे नुकसान हुआ है। 50 50 लाख, 20 लाख का, पूरी की पूरी दुकान उनकी खत्म है। उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए। और सबसे बड़ी हमारी जो प्रार्थना रहेगी, वो हमारी भगवान से है, परमेश्वर से है, अल्लाह से है, रब से है, कि वो ख्याल रखे पूरे हिमाचल का। सहायता तो आप जैसे लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रचार कर रहे हैं, फंडी रेज कर रहे हैं, पैसे तो आ जाएंगे। हम नहीं करेंगे तो आप लोग करेंगे, कोई ना कोई करेंगे। लेकिन जो कुदरत का कहर है, इससे सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। हम भगवान अल्लाह परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि रक्षा करे, सबकी रक्षा। तो हमारे साथ आज जो है बातचीत में मौजूद थे तेजेंद्र ठाकुर जी, जो फिलहाल को तो हिमाचल के लोगों के लिए देवदूत का काम कर रहे हैं। देवदूत हैं उन्हें बिल्कुल हम कह सकते हैं। और आने वाले समय में सरकार से भी यही उम्मीद है कि उन्हें समय से मुआवजा और पैसा जो है दे देना चाहिए, ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनकी कम से कम राहत में कुछ तो उनको राहत मिल सके इस चीज से। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे अपने दर्शकों को। तेजेंद्र ठाकुर साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और आभार। आपको जय बहुत हिंद। बहुत शुक्रिया।